मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जनाब मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारे होंगे। मेरा वीकेंड तो जनाब बहुत अच्छा, बहुत मजे का गुजरा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप लोगों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया होगा, फ्रेंड से मिले होंगे, फैमिली के साथ वक्त गुजारा होगा। किस तरह का आपका वक्त गुजरता है या वीकेंड गुजरता है, हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करिए, ताकि हमें भी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाए, कुछ नया देखने का मौका मिल जाए कि हम भी अगले वीकेंड वही कर सके। तो जनाब सुबह जब वीकेंड पे हम गुजार के आते हैं तो सुबह मंडे की थोड़ी सी सुस्त होती है, कहते हैं ना मंडे ब्लूज़ होते हैं। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि हम छुट्टी वाले दिन जल्दी सोते नहीं हैं। हमारा ये होता है कि चले छुट्टी पूरी कर लें हम लोग, वो पूरा दिन हम किसी ना किसी चीज़ में मगन रहते हैं और जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही होती। और मंडे को वर्क मोड जो होता है वो थोड़ा सा जल्दी ऑन नहीं होता, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम संडे की रात जल्दी सोएं और मंडे की सुबह फ्रेश उठें तो आपको मंडे की सुबह भी आम दिनों से बहुत ज़्यादा हसीन लगेगी, ज़्यादा खिली खिली लगेगी। अगर हफ्ते का आगाज़ ही अच्छे अंदाज में कर ले तो हमारा पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा गुजर जाता है। हमारी एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है पॉजिटिव वे में। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया गया है और ज़ियाबतीस पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलता हुआ मर्ज जो है वो बनता जा रहा है। हर घर में हम देखते हैं कोई ना कोई फर्द इस मोहलिक बीमारी का शिकार जरूर हमें नजर आएगा। मेडिकल साइंसेज में शुगर का जो मर्ज है उसको खामोश कातिल कहा जाता है। इंसानी जिस्म के अंदर जब ग्लूकोज के मुकाबले में इंसुलिन बनना कम हो जाती है या बनती ही नहीं है तो मरीज ज़ियाबतीस का शिकार हो जाता है और पाकिस्तान की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा ज़ियाबतीस का शिकार है, जिसमें से बेशतर अफराद को या तो पहले पता ही नहीं होता कि वो इस मर्ज में मुब्तला हो चुका है या फिर मुनासिब इलाज की तरफ संजीदगी से तवज्जो ना देने के सबब उनको गुर्दों, आंखों और दिल की बीमारियां भी लाहक हो रही होती हैं। ये मर्ज हामला खवातीन में तेजी से फैल रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो 100 में से 18 खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान इस मर्ज में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ की बेसिक वजह जो है वो खाने पीने में लापरवाही और गैर मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ियाबतीस की वजह बन सकता है और किन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से ज़ियाबतीस का जो ख़तरा है वो कम हो सकता है। इस मर्ज का शिकार मरीजों को कौन कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सना कमर है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, सबसे पहले तो हमें बताइए, जैसे मैं बता रही थी कि ज़ियाबतीस का दिन मनाया जा रहा था कल आलमी सतह पर, तो आज हम उस पर बात करेंगे कि किस तरह जो डायबिटिक लोग हैं उनको अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए और बाकी भी जो लोग हैं उनको भी किस तरह चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ये है कि शुगर के बारे में कि शुगर खाने से शुगर हो जाती है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करिए कि ऐसा ही है, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें ये हकीकत है कि लोगों को ये लग रहा होता है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स को मैं देखती हूँ या हमारे ऑब्जर्वेशन में आते हैं उनको लगता है कि चीनी खाने से या इस तरह की जो मीठे वाली चीज़ें खाने से उनको शुगर का मर्ज जो है ना वो होता है, या अगर हुआ है तो उसमें उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज कर जाता है। इसके पीछे ये है कि अगर आप उसको क्वांटिटी को देखें कि आपने कितनी खाई है, शुगर जो है वो आपकी रोटी में भी है, आपके फ्रूट में भी है, नेचुरल चीज़ों में भी है और आपकी जो सिंथेटिक चीज़ें हैं जिसमें शुगर आ जाता है, जो प्रोसेस चीज़ें हैं जैसे ब्रेड हो गई, इस तरह की और पास्ता, सीरियल्स वगैरह, इनमें भी शुगर की कंटेंट प्रेजेंट होता है। अब डिफरेंस इनमें ये है कि जो कुदरती शुगर है या कुदरती फलों के अंदर जो शुगर है वो उसकी टाइमिंग इंस्टेंट ब्लड शुगर लेवल को रेज करने की कम है कंपैरेटिवली जो हमारी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनके अंदर ये जो ब्लड शुगर लेवल को रेज करने का है कंपैरिजन वो ज़्यादा है। आप देखिए 30 मिनट में अगर हम कुदरती गंदम के आटे की रोटी खाते हैं तो 30 मिनट लगेंगे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेज होने में। और कंपैरेटिवली अगर हमने वही ब्रेड खाया है या कोई पास्ता, सीरियल, इस तरह की चीज़ें खाई हैं तो उससे हमारा जो शुगर लेवल है वो जल्दी इंक्रीज कर जाएगा। तो डिफरेंस है, आप उसकी क्वांटिटी मेजर करके और अगर नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएंगे तो वो है। शुगर का जो मर्ज है मुनीबा, उसमें सिर्फ एक चीज़ जो देखनी होती है पेशेंट को, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना होता है, टाइमिंग को देख के और क्वांटिटी को देख के फूड का जो है यूज़ करना होता है।
और जो नेचुरल चीज़ें होंगी, फाइबर कंटेंट जिनमें थोड़ा ज़्यादा होगा, सिटाइटी वैल्यू जिनकी थोड़ी ज़्यादा होगी, हम वो फूड्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कितना पोर्शन कितना लेना है अगर शुगर के पोर्शन की अगर बात की जाए तो? पोर्शन की अगर मुनीबा बात कर लें हम, तो पोर्शन में आपके पास अगर चपाती है तो वो एक टाइम पे आपने दरमियाने साइज की जो 6 इंच की चपाती है वो ले सकते हैं किसी अपने प्रोटीन के पोर्शन के साथ। और फैट, हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। प्रोटीन का काम आपको भी पता है आपके मसल बिल्डअप के लिए, और फैट भी हमारी जो बाकी प्रोसेसिंग हो रही होती है बॉडी के अंदर उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है इनका काम ही है कि एनर्जी इंस्टेंटली बॉडी को देना, लेकिन इन कार्बोहाइड्रेट में जो अच्छे वाले हैं उनको पोर्शन, हमें जितना एक टाइम पे अपना एनर्जी या इंसुलिन को चाहिए वो हमें रोटी से भी उतनी मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को अगर सब्जियों की बात की जाए और वो हम 1 कप इस्तेमाल कर लें तो उससे भी मिल जाती है। एक टाइम के अंदर आपने पोर्शन कंट्रोल करके खाएं तो ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जब कोई पेशेंट आता है तो वो कहता है कि हमने ना सब कुछ खाना छोड़ दिया है, हमने फ्रूट्स भी खाना छोड़ दिए क्योंकि उनके अंदर भी शुगर होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है केला नहीं मैं खाता क्योंकि उसके अंदर शुगर एकदम से बहुत ज्यादा होती है। आम भी लोग मैंगोज़ भी नहीं इस तरह की, खजूर कहते हैं आप नहीं खाएं। हाँ, इन चीजों के अंदर क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मैंने आपको बताया ना, इंस्टेंटली शुगर रेज हो जाती है, उसमें हमारा एक चार्ट होता है जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट बोलते हैं। उस चार्ट के अंदर इस तरह से है कि अगर 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड वाले जो फ्रूट्स हैं वो अगर हम खाते हैं, फ्रूट्स या फूड्स आप कह लें जो भी हैं, तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल इतना रेज नहीं होगा। अगर 60 तक आप बात करें तो उनको हम मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। और जो हाई वाले होते हैं वो पास्ता, सीरियल्स, शुगर, मिठाइयाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती हैं और वो जल्दी हमारा जो शुगर लेवल है उसको इंक्रीज कर देती हैं। लेकिन कहा जाता है सना कि जो सेहत बख्श कार्बोहाइड्रेट्स और जिसकी आपने भी बात की है, फैट्स और जो फाइबर होता है वो शुगर लेवल को कम रखता है और वो मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें ये बताइए कि कौन कौन सी ग़िज़ा, कौन कौन सी चीज़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जो वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और उनकी सेहत के लिए अच्छा रह सकता है? डायबिटीज़ जो है ना वो मोटापे की वजह से होती है और मोटापा आपको पता है किन चीज़ों से आता है, जो हम मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, हम फैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई वाली चीज़ें जैसे कढ़ाई खा ली, जो बाहर का खाना होता है जिसमें बर्गर्स और ये सारी चीज़ें, फिजी ड्रिंक्स, जूसेस का इस्तेमाल कर लिया, डब्बे वाले जूस जो है। बच्चों में भी आजकल डायबिटीज इसीलिए कॉमन हो रही है कि पेरेंट्स उनको ये डब्बे वाले जूसेस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। मोटापा हुआ, उसके बाद फिर जो अगला स्टेप है बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई। इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई विच मीन्स कि अब जो है ना आप डायबिटिक होने की तरफ, लड़कियों को पहले आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है इसकी वजह से और उसके बाद आप डायबिटिक होने लग जाते हो। अभी आपने बात की प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा उसके इम्कानात ज़्यादा हैं, वो इसी वजह से हैं कि फीमेल जो यंग एज की आजकल आ रही हैं वो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती। वो डाइट पे जब फोकस नहीं करती तो क्या होता है कि जब वो उसमें कंसीव वाले पीरियड में जाती हैं तो वहाँ पे उनका जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ जो वो कंसीव कर लेती हैं या उस पीरियड के बाद वो कंसीव करती हैं, तो उसमें ये होता है कि उनका जो शुगर लेवल है वो रेज रहने लग जाता है और उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। जो अगर आपका वेट प्रेगनेंसी टाइम पे ज़्यादा है तो वो फिर उसी तरह से जो है वो ज़्यादा होता जाता है आपका बाद में भी, चाइल्ड बर्थ के बाद भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस लेटर एज में साथ साथ चलते हैं। तो इसको हमें स्टार्टिंग से ही कंट्रोल है, जिसका एक ही हल है कि आप अगर अपनी डाइट को प्रॉपर करें। आपने बात की कि आपके फाइबर कंटेंट वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर कंटेंट वाली चीज़ों में आप जो मैं कहूँगी कि आप इंस्टेंटली चीज़ें तो खा रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसके साथ अगर चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, आप इसबगोल का इस्तेमाल कर लें। आप सब्जियां फाइबर बहुत अच्छा देती हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल या वैसे वेजिटेबल का इस्तेमाल कर लें। आजकल लोग क्या करते हैं, अकेली सब्जी खाना तो पसंद ही नहीं करते ना, वो कहते हैं उसके अंदर साथ में आप प्रोटीन का पोर्शन रख लें साथ में, लेकिन फैट जो है उसको पकाने का जो मेथड हो वो थोड़ा इस तरह का होना चाहिए कि बॉइल्ड फॉर्म में या बहुत कम उसको कुक किया जाए, ओवर कुक ना किया जाए उसको, तो वो आप खा सकते हैं। चपाती का इस्तेमाल, दलिया, जौ का दलिया बहुत अच्छा माना जाता है। बस रिफाइंड शुगर्स जो हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वक्फे वक्फे से डॉक्टर्स भी उनको एडवाइस करते हैं कि आप लोग खाते रहें। तो पोर्शन साइज मतलब अगर दिन में हम जो नॉर्मल लोग हैं हम 3 दफ़ा खाते हैं, लेकिन उनको कितनी देर बाद खाना चाहिए ताकि उनकी भूख भी जो है वो मिट जाए, लेकिन उनका जो वेट का मसला है वो भी ना हो?
उनको 6 मील्स लेने चाहिए पर डे। सबसे पहले तो जब वो उठते हैं तो उसके लिए क्या है कि अगर मोटापा है तो वो अपना इंस्टेंट जो है ब्लड शुगर लेवल या इंस्टेंटली अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए वो कोई भी पानी के अंदर चिया सीड्स या सिनेमन वाटर जो है या ज़ीरा वाटर है, इसका इस्तेमाल। ये रेमेडीज़ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल उठते साथ ही कोई चीज़ नहीं खाते और फिर उनका एकदम से ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, हाँ। उनके लिए ये करें। और उसके बाद अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें जिसमें प्रोटीन का पोर्शन भी होना चाहिए, आपके कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन भी होना चाहिए, फैट का भी। और ये मैं सिर्फ माइक्रो की बात कर रही हूँ, मैक्रो की बात कर रही हूँ। जो माइक्रो है वो ये अगर अच्छे होंगे तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर विटामिन ए की बात कर लें तो अंडे के अंदर से भी हमें मिल जाता है, तो वो फिर जब हम अच्छी चीज़ें खाएंगे तो उनके अंदर से हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। आपने नाश्ता ये कर लिया, उसके बाद आपका 11 o'clock कोई फ्रूट्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके फ्रूट कप जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सारे फ्रूट्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप लें, उसका पोर्शन आपका 1 कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपना लंच लें, उसके अंदर भी इसी तरह से आपने चपाती ले ली, उसके साथ अगर कोई सालन है तो उसमें आपने फैट कंटेंट को ज़रूर देखना है कि ऑयल कौन सा यूज़ किया गया है, उसको आपने एक कम पोर्शन में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम ओबेसिटी को भी साथ मैनेज कर रहे हैं ना शुगर के साथ, तो उसको भी हमने साथ कंट्रोल करना है। उसके बाद आपका पोर्शन कंट्रोल में ही आप अगर 4 बजे कुछ लेते हैं, उसके बाद आप डिनर लेते हैं, सोने से पहले आप किसी कहवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध लोग सोने से पहले ले रहे होते हैं, शुगर के पेशेंट के लिए उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूध के अंदर, दही के अंदर भी जो शुगर कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर यूज़ भी करना है तो स्किम मिल्क आप यूज़ कर लें। अब स्किम मिल्क मैं तो उसकी जगह क्या करती हूँ कि दूध के अंदर पानी आप थोड़ा ज़्यादा डालें और उसको फिर बॉयल करें, और उसका बलाई अगर उसके ऊपर भी आती है उसका पोर्शन हटा के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पी सकते हैं, वो कुछ लोगों की तसल्ली होती है ना कि हमने दूध लाजमी पीना है, तो उन लोगों के लिए ये है। लेकिन शुगर के पेशेंट अगर दूध को 1 कप ही दिन में रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा। और स्किम मिल्क को यूज़ करें। स्किम मिल्क होना चाहिए, वरना उसकी जो है सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। दूसरा, चिकनाई वाली चीज़ें जो है वो उनके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं? चिकनाई वाली चीज़ें मैं बार बार यही कह रही थी कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और चिकनाई वाली चीज़ों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है बारबेक्यू जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, बारबेक्यू जब बनता है ना तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल डाला जाता है। एग्जैक्टली। और लोग फिर बारबेक्यू की अगर घर पे बना रहे हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ स्टीम करें और वो ले सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल उसमें अगर आप ना करें तो वो खाया जा सकता है। बाकी घर पे बनी हुई अगर फैट की बात करें तो कैनोलिव ऑयल में अगर आपने थोड़ा सा पोर्शन डाला है, कोई चीज़ कुक कर रहे हैं तो वो आप खा सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की चीज़ों के अंदर ऑयल का एक तो देखा नहीं जाता कि ये कौन सा है इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो वो चीज़ें अगर आप अवॉइड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर। और दूसरा सना, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में आपको पता है फ़िश का और सी फूड का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है, तो इस हवाले से हमें बताइए फ़िश, सी फूड वगैरह जो है शुगर के मरीज़ों के लिए कितने अच्छे हैं और कितने पोर्शन में लेने चाहिए उनको भी? इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और बहुत अच्छा सोर्स समझा जाता है फ़िश को, और सर्दियों में आप खाना भी चाहिए। हम इस चीज़ को नहीं कहते कि इसको अवॉइड करना चाहिए। कुकिंग मेथड जो है इसका वो देख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई ना करें आप इनको। आप इनको अगर स्टीम करके ले रहे हैं तो वो एक शुगर के पेशेंट के लिए वो एक अच्छी ऑप्शन समझी जा सकती है। कंपैरेटिवली ये कि अगर आप उनको फ्राई करके खा रहे हैं या आप बाहर से उनको किसी रेस्टोरेंट वगैरह से खा रहे हैं तो उस चीज़ को अगर आप अवॉइड करें, घर में उनको स्टीम करके आप एक पोर्शन जो है उसका आपका पाम साइज जो है वो उस तक का पोर्शन पर डे आप ले सकते हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपको एक पाम के साइज की आपको प्रोटीन चाहिए होती है। रोज खा सकते हैं वो, या हफ्ते में एक या हफ्ते में 2 बार अगर फिश ले लें और बाकी दिनों में अगर चिकन का इस्तेमाल कर लें और आप बीफ को अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फैट कंटेंट बीफ में थोड़ा ज़्यादा होता है, अच्छा, इसलिए उसको अवॉइड करें। आप चिकन का यूज़ और फिश का यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा, सर्दियों में जैसे आपको पता है कि ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो कितना अच्छा है हमारे लिए या जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए? और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, इनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और हमारी डेवलपमेंट जो है फिजिकल उसके लिए अच्छे होते हैं। इसको इस्तेमाल जो है, अगर हम बादाम की अगर हम बात कर लें तो वो 7 to 10 आपने एक टाइम पे उनका एक पोर्शन समझा जाता है, उतना लेना चाहिए। और अगर आप सारा पूरे दिन में खा रहे हैं तो आप एक फेस्ट जो है वो पूरे दिन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैक्सिमम मैंने आपको साइज़ बताया है।
इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा पोर्शन इतना ज़्यादा होता है, मैं हर दफ़ा इस पे बात करती हूँ कि अगर सामने पड़े हुए तो हमें पता नहीं चलता कि कितना खाना है। जैसे सर्दियों में आप बात कर लें पीनट की, तो वो हम इतनी ज़्यादा खा जाते हैं बैठे बैठे कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये फैट का जो एक पोर्शन है वो हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। क्या शुगर के मरीज खा सकते हैं पीनट्स? खा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि उसका पोर्शन कितना होना, पोर्शन अगर आप पीनट नट्स की बात करें तो वो आप ले सकते हैं अपना जो है पाम के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ, तो अपना 1/4 ऑफ योर पाम साइज जो है वो आप खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरा अंजीर और किशमिश हम देखते हैं वो थोड़ी सी ज्यादा मीठी होती है, क्या वो खा सकते हैं शुगर के मरीज? अवॉइड करें उसको, अवॉइड करें। हाँ जी, इंजीर में फाइबर कंटेंट तो है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो ज़्यादा हाई है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद थी सना कमर है, न्यूट्रिशनिस्ट है। सना बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छी रही हमारी गुफ्तगू। जिस तरह शुगर के मरीज़ों के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके और अपनी डाइट को बैलेंस करके इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी है वो नॉर्मल ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मजीद भी बहुत अच्छे सेगमेंट है हमारे पास आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है ये हमारा तालीम और तरबियत के हवाले से, जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चों और नौजवान नस्ल का ब्रॉटअप कैसे किया जाए। बचपन की अगर बात कर ली जाए तो बचपन हम देखते हैं कि एक बड़ा ही खूबसूरत टाइम पीरियड होता है हम सब के लिए। बचपन का ज़माना कहते हैं कि खेल का ज़माना होता है, उसमें हम सारे, हमारा अहम काम होता था कि सिर्फ हमने खेलना कूदना है। और अगर हम स्कूल भी जाते थे तो हमारी सबकी ख्वाहिश होती थी कि वहाँ जाकर भी हम अपने दोस्तों से मिलें, उनसे बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारें और खेलें कूदें। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब वालिदैन अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अक्सर वालिदैन इस मोहब्बत में तमाम हदें पार कर जाते हैं और बच्चों की हर बात मानते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा जिद पर उतर आता है और वालिदैन मजबूर होकर रह जाते हैं उसकी जिद के आगे। ये मसला अब हर घर का मसला बनता जा रहा है। बेशतर वालिदैन इस सवाल के मुतलाशी नजर आते हैं कि बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत किस तरह से करें कि वो कल बड़े होकर मुआशरे में एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत से जिंदगी गुजार सके। बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाएं, और सबसे अहम बात कि ये ज़माना बहुत लापरवाही का होता है, बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पैदा की जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अस्मा कुरैशी हैं, माहिर नफ्सियात हैं। अस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, थैंक यू। अस्मा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, वालिदैन उनको बिगाड़ते हैं और उसके बाद जब उनकी बातें नहीं मानी जाती वो जिद भी करते हैं। तो हमें बताइए कि नफ्सियाती पहलू इस कॉन्सेप्ट का हमें बताइए कि इसमें कितनी हकीकत है कि बच्चे खुद नहीं बिगड़े होते, एक्चुअली में हम उन्हें बिगाड़े होते हैं जो बड़े होते हैं या जो उनके वालिदैन होते हैं। देखिए, बच्चे के बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बुनियाद पर इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं और सबसे पहले जो उसको ऑब्जर्व करने के लिए बिहेवियर्स मिलते हैं वो अपने ही घर से मिलते हैं। वो अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज करता है, अच्छे बुरे जो भी बिहेवियर्स उसके पेरेंट्स शो करेंगे वो उन्हीं को आइडियलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि सरासर वालिदैन जिम्मेदार नहीं होते अगर बच्चे के रवैयों में कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है। बाज़ औक़ात घर से बाहर का माहौल भी है जो कि बच्चों के रवैयों पे असरअंदाज हो रहा होता है, वो इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंशियल होता है कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स की अपनी तरबियत भी बेचारी कहीं साइड पे रह जाती है और बच्चा बाहर से कोई एक गलत रवैया सीख कर आ जाता है और पेरेंट्स जो हैं वो जैसे कहते हैं ना अंगुश बदनदान रह जाते हैं कि ऐसा रवैया तो हमारे घर में है ही नहीं, इसने कहाँ से सीखा। तो आपको अपने बच्चे के साथ एक तो जैसे कहते हैं ना टॉकिंग टर्म्स मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ बातचीत को, गुफ्तगू को, कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखें कि अगर आपको बच्चे के बिहेवियर्स में कोई ख़राबी, कोई बिगाड़ नज़र आ रहा है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। बेटा ये बिहेवियर क्यों है? व्हाई यू आर शोइंग दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर? आई एम सरप्राइज्ड। कहाँ से सीखा? तो उसमें ये होता है कि अगर आप नॉन जजमेंटली बच्चे से इस तरह के क्वेश्चन पूछें, उसमें आपकी टोनैलिटी जो है वो सॉफ्ट होना ज़रूरी है, यानी आपकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो बच्चा आपको ज़रूर बताएगा मामा आप करती, डैडी आपने किया, या मैंने बाहर से क्लास फेलो से किसी से मैंने देखा था वो ऐसा करता है। तो जब आप उससे नॉन जजमेंटली जब आप उससे इंक्वायरी करते हैं
है वाले फैक्टर को हटा कर निकाल तो के, फिर हाँ। बच्चा जो है ओपन अप होता है आपके सामने, एंड देन यू गेट टू नो कि एक्चुअली जो पॉजिटिव बिहेवियर था वो आपके घर से मिला है उसे या उसे बाहर के माहौल से मिला। देन बीइंग अ वाइज पेरेंट, ये आपकी ड्यूटी होती है कि अगर आप पीछे हैं उसके कार फरमा आपका कोई रवैया, तो उससे आप एज सून एज अर्लीस्ट फिक्स कर लें। तो बच्चे के रवैयों में बिगाड़ जो है वो सरासर वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं होती। मैंने चूँकि मैं क्लाइंट्स को डील करती हूँ, पेरेंटल मैनेजमेंट में मेरा काफ़ी काम है, तो मैं अक्सर वालिदैन को देखती हूँ कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रहे होते हैं कि जी इनकी सख्ती की वजह से होता है, माँ ये कह रही होती हैं ये इमोशनली ब्लैंक हैं, ये बिल्कुल भी बच्चे को इमोशनली हैम्पर नहीं करते, टेंडर नहीं करते, तो इस वजह से ना ये इमोशनली नम होता जा रहा है मेरा बेटा भी। मतलब यही सारी चीजें जो आके वो बाहर बता रहे होते हैं, किसी के साथ कंसल्ट कर रहे होते हैं, यही चीजें वो घर पर भी कर रहे होते हैं बच्चे के सामने। तो दूसरा ये है कि बच्चों के साथ ना उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता, क्योंकि बच्चे के साथ आपको उसके लेवल पे जाके बात करनी होती है। आप उससे बहुत सकील गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप उससे बहुत टफ टॉक नहीं कर सकते। आपने उसकी एज के और उसके वोकेबलरी के काउंट को देखते हुए आपने उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। बाज़ औक़ात आपको खुद भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, अच्छा ये मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान का कोई गलत रवैया था जो कि इसने ऑब्जर्व कर लिया एंड देन ही और शी इज कॉपिंग इट। एग्जैक्टली, ठीक है। बाज़ औक़ात आप डायरेक्टली बच्चे के साथ गलत बिहेवियर नहीं दिखा रहे होते, आपका आपस में तालमेल जो है वो ख़राब होता है। बच्चा उसको कॉपी कर लेता है, फिर वो अपने प्लेफुल एक्टिविटीज़ में उसको शो करता है। तो बीइंग अ वाइज पेरेंट आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहीं पर आप जो है ना यू होल्ड योर हॉर्सेस। मतलब हम बच्चों को इतना लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं या उनकी हर चीज़ मानते हैं कि उनमें एक वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं आ रही होती कि उन्होंने किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी है, या अगर अपने टॉयज भी बिखेरे हैं, खेल रहे हैं, कोई चीज़ है तो उनको हमने सेट करके रखना है। मतलब इस हवाले से भी हमें बताइए कि कौन सी एज में बच्चे को हमें बता देना चाहिए कि ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, ये आपने करना ही करना है। देखिए, एज के अकॉर्डिंगली आप बच्चों से बहुत सारे काम करवा सकते हैं। इवन आप 3 इयर्स के बच्चे से कह सकते हैं कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अगर वो उसकी एक्सेस में है, जग, वाटर कूलर, ग्लास, वो आपके लिए लेकर आएगा। बेशक वो छलकता हुआ आ रहा है पानी, आप इस चीज को इग्नोर कर दें कि वो शेल्फ पर से आपकी तरफ लाते हुए उसने आधा ग्लास खाली कर दिया। बट ये देखें कि उसने आपके एक इंस्ट्रक्शन को, एक कमांड को रिस्पॉन्ड किया है। वो आधा ग्लास भी अगर बेशक आप तक पहुंचा है ना, गिव हिम अ हग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो मच हेल्पिंग, मेरी आपने मदद की। 3 साल का बच्चा भी इस चीज़ को रिसीव करता है। तो जब 3 साल का बच्चा इस चीज़ को रिसीव एंड रजिस्टर करेगा और आप उस पर उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, तो व्हाई नॉट द एल्डर्स। जब आप जैसे जैसे बच्चा उम्र में बढ़ रहा है, आप उससे अपने जूते भी पॉलिश करवा सकते हैं। मैंने माओ को बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड देखा है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। Exactly, जी बच्चों का फलाना काम करना है, करना वो करना। वो बच्चे कौन है? ग्रेड 7 के, ग्रेड 8 के। ग्रेड 7 और 8 का बच्चा अपने कपड़े इस्त्री कर सकता है। एग्जैक्टली, अपने जूते पॉलिश कर सकता है। ठीक है, तो मैंने माओ को बहुत जल्दी थकते हुए देखा है, बिकॉज वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां सर पे सवार की होती हैं। जो बच्चा एज के अकॉर्डिंगली अपना टास्क कर भी सकता है, नहीं बच्चा थका हुआ आया ना, उसकी पढ़ाई खराब होगी। पढ़ाई आप देख लीजिए, पढ़ाई एक स्केड्यूल के मुताबिक ही वो हो रही है। अगर वो आधा पौना घंटा आईपैड पे कंप्यूटर पे बैठा हुआ है तो साथ साथ जूते पॉलिश कर सकता है। ठीक है, और अगर उसके जूते पॉलिश नहीं हुए, अगली सुबह जब वो उठेगा स्कूल के लिए, तो वो डस्टी शूज जब वो देखेगा तो आप उसको कह सकते हैं बेटा अब आप जाएं, मैंने तो रात को आपको कहा था यही शूज पहन के जाए, चलें अर्जेंटली गाड़ी में टिश्यू जो है वो पड़ा होगा उससे साफ कर लीजिएगा। तो वो बच्चे को ना बाज़ औक़ात आपको सॉफ्टली कंसिक्वेंसेस भी शो अप करवाने पड़ते हैं। ठीक है, बच्चा होमवर्क नहीं करना चाह रहा, ऑब्वियसली डिसिप्लिनरी एक्ट तो यही है कि आपने उसको करवाना है, बीइंग अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है। बट अगर वो नहीं करना चाह रहा, ओके फाइन, मत करो। फिर उस पर क्वेश्चन मार्क जब आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। जब टीचर की तरफ से उस पर क्रॉस लगा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। आपके सब फ्रेंड्स को स्टार्स एंड स्माइलीज मिल रहे होंगे, आपको नहीं मिलेगा। हाउ वुड यू फील आफ्टरवर्ड्स? नहीं अच्छा लगेगा। तो वो ऑब्वियसली आप जब कंसिक्वेंसेस रिपोर्ट करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, छोटे छोटे कंसिक्वेंसेस जो कि इंस्टेंटली मिल जाते हैं बच्चे को उसके गुड एंड बैड बिहेवियर के, जब आप वो उसको फोरकास्ट करवा देते हैं तो फिर बच्चा अपने बिहेवियर को फिक्स कर लेता है। और दिन भर में ना कम से कम कोई 1 डजन टास्क बच्चे से जरूर करवाएं। एग्जैक्टली। अस्मा, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बच्चों के हवाले से क्या क्या चीज़ें करनी है, दूसरा हम देखते हैं कि जब वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आ जाते हैं, तो तब भी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है, कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी है, किस फील्ड में जाना है। क्या इसकी ये भी वजह है कि बचपन में उन्हें वालिदैन की तरफ से मतलब कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करने दी जाती,
कोई चीज नहीं कोई चीज नहीं करने दी जा रही होती, इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं? बिल्कुल, देखें बाज़ औक़ात ना पेरेंट्स के बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं। बाज़ औक़ात पेरेंट्स जो अपनी लेगेसी को फॉलो करवाना चाह रहे होते हैं कि जी हमारे हम अगर डॉक्टर फैमिली हैं, हम अगर इंजीनियर फैमिली हैं, अगर हम लॉ में, तो हमारा बच्चा भी सेम फील्ड में जाए ताकि वो लेगेसी जो है वो कंटिन्यू करे। लेकिन आप ये देखेंगे बच्चे के एप्टीट्यूड्स कौन से हैं। बच्चा बाज़ औक़ात आउट ऑफ रिस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे अपने वालिदैन की तरफ से इतना प्यार मोहब्बत और अटेंशन मिली होती है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसी प्यार मोहब्बत अटेंशन में उन्होंने ये भी कहा होता है बेटा हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम भी वही करो जो हमने किया। exactly. लेकिन वो इस बारे में कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा एप्टीट्यूड, मेरा जहन, मेरा गुमान किसी और की तरफ है, लेकिन अब्बा जी की डिमांड कुछ और है, या मेरे दादाजी की डिमांड कुछ और है, या वालिदैन कुछ और चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे को ना ऑप्शंस जरूर देनी चाहिए। जब आपको लगे ना कि अब वो एक ऐसे लेवल पर आ गया कि उसने अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, उसने अपनी उसके हिसाब से स्टडीज को सेलेक्ट करना है आफ्टर मैट्रिकुलेशन, तो आपको वहाँ पे उसे ओपन चॉइसेस जरूर देनी चाहिए। जी, आप उसे उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक जरूर कहेंगे बेटा यू हैव ओपन चॉइस, जो मर्जी फील्ड ऑप्ट करना चाहो, हम तुम्हारी सपोर्ट में तुम्हारे साथ मौजूद है। पेरेंटल सपोर्ट एट एनी गिवन स्टेज इज हाईली नीडेड। अगर आप बहुत सारे मौकों पे कहेंगे ना नहीं भाई बस जो हमने कह दिया बस वही चलेगा, तो वो फिर बच्चा जो है वो फिर बाज़ औक़ात जैसे कहते हैं ना खौफ की वजह से, डर की वजह से वो फिर अपनी चॉइस को नहीं सामने लेकर आ पाता, वो ऑन द टेबल नहीं रख पाता, वो शेयर नहीं कर पा रहा, शेयर नहीं कर पाता। फिर वो आपके कहने के मुताबिक चला तो जाता है आपकी प्रपोज्ड फील्ड में, लेकिन ये कि फिर वहाँ पे वैसा नहीं वो एक्सेल कर पा रहा होता जैसा कि उसको लगता है कि वो अपनी चॉइस की फील्ड में एक्सेल कर पाएगा। तो बच्चों को आप चॉइसेस लाजमी दें और ओपन रखें उनके माइंड को भी, और उन्हें फिक्सेट ना करें कि भाई यही एक फील्ड है तुमने जाना है, क्योंकि फिक्सेशन करने से ना बाज़ औक़ात आप टग ऑफ वॉर का शिकार भी हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि मैं इसके हिसाब से पोटेंशियल्स रखता भी हूँ कि नहीं, और मुझे ऑब्वियसली इसमें एक्सेल भी करना है। तो चूंकि आपके पास है उसके हिसाब से पोटेंशियल्स नहीं होते, तो टग ऑफ वॉर चलना शुरू हो जाती है, आइदर क्विट इट और नॉट, आइदर क्विट इट और नॉट। तो क्या करूँ मैं? बाज़ औक़ात बहुत सारे बच्चे जो है मैंने देखा है बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे आके एकदम से स्विच करते हैं अपनी फील्ड को, कि अभी तक तो अब्बा जी अम्मी की ख्वाहिश के मुताबिक मैं यहाँ तक चल रहा था, अब मैंने नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा, मैंने अपनी फील्ड बदलनी है। वो माँ बाप जो है कहते हैं हम तो डिग्री कंप्लीट होने के इंतजार में थे, व्हाट डिड यू डू? तो वो आपने कहीं ना कहीं फोर्सफुली उसको उस डिग्री में आपने उसको। लेकिन इसी एज में हमने अस्मा ये भी देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो खुद एतमादी की कमी का भी शिकार होते हैं। इसके पीछे भी क्या फैक्टर्स हैं ये भी हमें बताइए, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि वालिदैन एक तो सख्ती भी करते हैं बहुत बच्चों पे कि आपने यही करना है जिस तरह आप भी बता रही हैं, दूसरा उनका मवाजना भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि तुम्हारे ये भाई ने ये कर लिया या किसी रिश्तेदार ने ये कर लिया तो तुमने भी यही करना है। इस वजह से भी वो खुद एतमादी की कमी का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। कंपैरिजन आप बच्चे का उसके किसी ओल्ड बिहेवियर के साथ करें। देखो तुमने उस मौके पे मेहनत की थी ना, तुमने अच्छे ग्रेड्स हासिल किया, इस दफ़ा मेहनत नहीं ना कि इस दफ़ा ग्रेड्स ड्रॉप हुए, मतलब बच्चे के उसके प्रीवियस या करंट बिहेवियर का कंपैरिजन अगर आप करेंगे दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अप्रोप्रिएट, दैट इज़ हाईली नीडेड इन फैक्ट। लेकिन अगर आप एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ उसी के एज फेलो ग्रुप जो उसका कज़न है, नेबर है, फ्रेंड है, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो मैं आपको बताऊँ वो एक तो उसके खिलाफ वो हो जाएगा कि अम्मी अबू को वो बच्चा बहुत पसंद है, मैं तो इनका मंजूर नज़र हुई ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो आपसे भी रिबेलियस हो सकता है कि आपको वही पसंद है, उसी की परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस आपको पसंद है। मेरी तो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस कभी आपको रजिस्टर ही नहीं हुई, मैं क्या क्या कुछ कर लेता हूँ आपने कभी नहीं देखा। लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आता है कि मामू के बेटे ने, खाला के बेटे ने, फलाने कज़न ने क्या क्या कुछ कर लिया। वो जो कुछ कर रहा है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स के मुताबिक कर रहा है, मुझे भी दे दें मैं भी कर लूँगा। तो वो बाज़ औक़ात आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ती हैं, बच्चे में पोटेंशियल्स होते हैं, लेकिन कंपैरिजन एक से दूसरे के दरमियान ना करें। और फिर इस तरह कि आपको नहीं लगता कि बच्चे और वालिदैन के दरमियान भी इख्तलाफात आना शुरू हो जाते हैं? बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन ही यही होती है कि जब पेरेंट जो है सबसे ज़्यादा तारीफ किसी दूसरे की कर रहे होते हैं, इवन बहन भाइयों में से किसी दूसरे की, और आपकी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात पे बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैक फुटिंग पर आना भी शुरू हो जाता है। पोटेंशियल्स होने के बावजूद वो बैक फुटिंग पर आना शुरू हो जाता है कि हाँ ठीक है आपको उसकी सक्सेसेस नजर आती हैं तो मैं तो किसी खाते में कुछ भी कर लूं तो आपको कोई मैटर नहीं करेगा। सो सक्सेस छोटी हो बड़ी हो, यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू सेलिब्रेट इट। आपको उसे सेलिब्रेट करना भी चाहिए, आपको उसे सबके सामने बताना चाहिए कि मेरे बच्चे ने ये पोजीशन ली है। जरूरी नहीं फर्स्ट पोजीशन वाले को ही आप सेलिब्रेट करें, थर्ड पोजीशन वाले को भी कर सकते हैं, फोर्थ वाले को भी कर सकते हैं।
नो इश्यूज। बाज़ औक़ात हमें बच्चे ने जितना परफॉर्म किया होता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, उसे उसी के मुताबिक एम्ब्रेस करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही वो फिर वहीं से रीइंफोर्समेंट पकड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स हैं, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बैड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। बच्चों के ऊपर उसकी किस तरह इफेक्ट डल रहा होता है, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह ख़राब हो रही होती है इन चीज़ों से, और कितना अवॉइड करना चाहिए इसको, और किस तरह अवॉइड कर सकते हैं जो पेरेंट्स हैं? Fighting in front of your kids is just like killing them. You just kill them. वो आपको वैसे तो बज़ाहिर चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं बच्चे, और हैपनिंग भी नज़र आ रहे होते हैं, अप एंड रनिंग भी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये कि फ्रॉम विद इन वो मर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अगर आप टॉक्सिक शेम के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा हाईलाइट अगर किसी मौके पर हो, तो उसमें ये होता है कि जब पेरेंट्स आपस में फ़ाइट करते हैं, जब वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा ये नहीं देखता कि मेरे वालिदैन आपस में लड़ते हैं। बच्चा ये देखता है दे डोंट वैल्यू मी, ये मेरे सामने लड़ते हैं, ठीक है, दे डोंट वैल्यू मी। इसका मतलब है मैं इनके लिए वर्थलेस हूँ, मैं इनके लिए वैल्यूएबल नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरे सामने लड़ते हैं। जब वो इस वर्थलेसनेस की कैफियत पे जाता है, डीवैल्यूड फील करता है, तो फिर वो अपनी इस टॉक्सिक पेन को हील करने के लिए किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा एग्जैजरेटेड बिहेवियर्स में चला जाता है। फिर वो कंट्रोलिंग भी हो सकता है, फिर वो सबमिसिव भी हो सकता है, वो किसी भी एक्सेसिव बिहेवियर में जाएगा, वो ड्रग्स में जा सकता है, वो किसी साइकियाट्रिक इलनेस में जा सकता है, वो अच्छा भला पढ़ता पढ़ता एकदम से बैकफुटिंग पे जा सकता है। सो उसकी असल में ये थिंकिंग इस्टेब्लिश होती है कि चूंकि मेरे वालिदैन आपस में लड़ते हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग्स। मैंने कई पेरेंट्स और बच्चों को मैंने जब डील किया अपने क्लिनिक में, तो वो उसमें से एक नौजवान था, ही वाज 22 years old। ही सेड कि जी मेरा पूरा चाइल्डहुड पेरेंट्स की लड़ाई को देखते हुए गुजरा। तो मैं ना ऐसे करके स्लिट में से ना अपने पेरेंट्स को देखा करता था, एंड आई यूज्ड टू क्राई द होल नाइट। और फिर फजर या 6 o'clock या 7 o'clock पे जाके मैं सोता था, तो सुबह उठना नहीं जाता था स्कूल जाने के लिए, तो मेरा स्कूल ऑफ हो जाया करता था। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता था कि हमारी लड़ाई की वजह से वो सारी रात कमरे में डिस्टर्ब रहा है, वो सो नहीं सका, वो रोता रहा है। तो वो एक्सक्यूजेज ये बनाता था कि जी मेरे सर में दर्द था। उसने कभी नहीं ये रिपोर्ट किया कि मैंने आपकी लड़ाई सुनी है, उसने कभी ये नहीं ये रिपोर्ट किया कि मुझे खौफ महसूस होता था जब आप एक दूसरे को चीख चिल्ला रहे होते थे, या इवन मार पिटाई भी हुई, तो उसने कभी नहीं रिपोर्ट किया। वो इंटरनलाइज करता गया एंड फाइनली उसके साथ फिर ये मामलात हुए कि वो अपनी स्टडीज़ में कहीं नहीं स्टैंड बाय कर सका। उसकी स्टडीज़ में जर्क्स एंड जोल्ट्स बहुत ज़्यादा थे, बार बार उसके जो थे ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा थी, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, बार बार उसको पिछले सेशन में उनको फिर वो एडमिट करवाते थे। वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे होते। स्टेबल नहीं, क्योंकि उसके अंदर फियर बहुत ज़्यादा था, डी वैल्यू होने की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, वर्थलेसनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा थी कि मेरे पेरेंट्स को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की फिक्र थी। सो जब हम बच्चों के सामने लड़ते लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसमें, जब वो इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब उन्होंने कुछ करना होता है, तो जब वो नहीं कर पा रहे होते तो वालिदैन उन्हीं को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम इस एज में पहुंच के अभी तक तुम कुछ कर नहीं पा रहे होते, लेकिन ये नहीं देख रहे होते कि उनके पीछे क्या चल रहा होता है। अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे और आपको लग रहा है कि ये अब अपनी एज के मामलात में पीछे जा रहा है, तो फिर एक तो ये कि वाइज डिसीजन ये है कि दैट यू नीड टू सीक हेल्प। ठीक है। अच्छा, हेल्प का जो पहला जो डायनामिक होता है वो ये कि पेरेंट्स का खुद काउंसलिंग में आना, खुद किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है जिसमें पहले उन्होंने अपने बिहेवियर्स को रेक्टिफाई करना है। और ये भी एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स को भी ये ट्रेनिंग देते हैं कि जहाँ हो सके और आपको लगे कि आपसे ज्यादती हुई है तो अपने बच्चों से माफ़ी मांग लें। अच्छा, हम हमेशा बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं कि बड़ों से माफ़ी मांगें। लेकिन हमसे बीइंग अ पेरेंट हमसे भी गलती हो जाती है उनकी अपब्रिंगिंग में, उनकी हैंडलिंग में, और बच्चा उसका बहुत सीरियस इफेक्ट लेके बैठा होता है। तो हम पेरेंट्स को कह देते हैं कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगनी है ना, बड़े से मांग लें, छोटे से मांग लें, अपनी गलती को रेक्टिफाई करना है ना तो कर लें।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के साथ साथ मेरे ख्याल से बच्चों की भी जो है कंसल्टेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है। अस्मा कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। अस्मा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे करके। जनाब, बहुत अच्छा ये हमारा इंटरेक्शन रहा है अस्मा के साथ और हम बात कर रहे थे कि बच्चों को किस तरह हम लोग अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सुर और संगीत की, तो मौसीकी आज की वो किस्म है जो इंसान की जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती सेहत पर गहरे असरात मुरतब करती है। और अब तो तहकीक में भी ये बात साबित हो चुकी है कि म्यूजिक सुनने और गाना गाने से इंसानी सेहत बेहतर हो सकती है। और बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ऑफ लंदन की प्रोफेसर डेजी फ्रैंकफर्ट कहती हैं कि गाना गाने से इंसानी जिस्म पर कई सेहतमंद असरात जो है मुरतब होते हैं। उससे असाबी दबाव पैदा करने वाले कार्टिसोल जैसे हार्मोन जो है वो कम होते हैं और हम उससे एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स में कमी पेशी भी देख सकते हैं, जिनसे हमारे मूड में तब्दीली भी पैदा होती है। और अगर ये गाना इंतहाई सुरीली और मीठी आवाज़ में हो तो जनाब क्या ही बात है। तो हमने भी एक ऐसे ही मेहमान को मदऊ कर रखा है जो इतने खूबसूरत अंदाज में गाते हैं कि सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। तो जनाब उन्हीं की तरफ चलते हैं और कुछ उनसे चिट चैट भी करेंगे, उनसे खूबसूरत आवाज़ में गाना भी सुनेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहरोज़ खान हैं जो सिंगर हैं। शहरोज़, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शहरोज़, इस शौक़ के बारे में हमें बताइए कि कैसे पैदा हुआ, कब से कर रहे हैं आप? मुझे 7 साल हो गए। बीच में एक टाइम स्पैन ऐसा आया था कि मुझे छोड़ना पड़ा अपनी स्टडीज़ की वजह से। अच्छा। लेकिन यही मेरा सब कुछ है और इसी से मैं खुश भी होता हूँ, इसी से लोगों को एंटरटेन करता हूँ। अच्छा, तो अभी स्टडी कंप्लीट कर ली? मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब सारा फोकस जो है अब इसके ऊपर? सारा फोकस म्यूजिक की तरफ है। म्यूजिक की तरफ है। तो बचपन से शौक था या किसी को देख के इंस्पिरेशन आपने हासिल की? बड़ी मजे की स्टोरी है। एक जब मैं 2 साल का था, जो मेरा बर्थडे केक था वो एक गिटार था। ओके। मैं अब्बा जी को कहता हूँ, अब्बा जी अगर इसकी जगह आप कुछ और देते तो शायद मैं इंजीनियर भी बन सकता था। अच्छा। तो बस उसी को देख के वो माइंड में बैठ गई बात और इसकी तरफ आ गए, म्यूजिक की तरफ आ गए। मतलब वो सिर्फ जो गिटार वाला केक आपका बना उससे आपने इंस्पिरेशन जी, वो हासिल मेरे की दिमाग कि में मैंने बैठ अब ये गया। जाना है, जी, जी। इसको लेकर चलना है। तो कैसे इसमें आए और सबसे ज्यादा जो होता है कि एक सीख कहाँ से रहे हैं आप या खुद ही से? एक्चुअली फैमिली की बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। मेरे फादर इंजीनियर हैं और जब अब्बा जी इंजीनियर हों तो बहुत मुश्किल होती है म्यूज़िक को परस्यू करना या कुछ भी। उनका बैकग्राउंड अगर बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट हो तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होती है। मेरे उस्ताद नहीं है कोई, लेकिन मेरे बहुत सारे उस्ताद भी हैं। अच्छा। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखा है। बहुत लोगों को मैं फॉलो करता हूँ जो हमारे बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, सलामत अली खान साहब और अभी जो ज़िंदा हैं आतिफ असलम। एक्चुअली म्यूज़िक कहीं से भी आपको मिल रहा हो तो आप, मुझे लगता है कि आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले क्या सुनाने वाले हैं? आगाज़ कहाँ से करेंगे? मेरा अपना ही लिखा हुआ एक गाना है। मैंने 2017 के स्टार्ट में मैंने रिलीज़ किया था। अच्छा। मैं वो सुनाता हूँ। ज़रूर। खैर मंगा रब कोलो मैं तेरी ओ भी नहीं मनता हुन मेरी सावा विच भी ना तेरा होवे हो जा कदी तां तू भी मेरी अखां च अख पाके कदी मैनू मिल सामने ना होवे मैनू होंदी मुश्किल हर वेले तेनू मैं लभदा रवां याद तेनू करदा मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल तेरे बाजो होंदा ना ए गुजारा ते
तेरे वर्गा ना कोई सहारा चलदा नहीं कोई हुण ते चारा दुश्मन भी कहंदे विचारा काज अग बग गद मैनू सामने ना होवे मैनू हुंदी मुश्किल हर वेले तेनू मैं लभदा रवां याद तेनू करदा मेरा दिल जनाब क्या ही बात है शहरोज, बहुत ही अच्छा है। इसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, खुद ही सारा कुछ कंपोज और म्यूजिक सारा कुछ खुद किया है इसका। जी ये मैंने गाना लिखा, बहुत पहले लिख लिया था मैंने गाना। आई वॉज इन माई कॉलेज, सेकेंड ईयर में था मैं। अच्छा। तब मैंने गाना लिखा था, पैसे नहीं थे मेरे पास रिकॉर्ड करने के तब, क्योंकि तब आपको पता है अब्बा जी की देवी पॉकेट मनी होती है। एग्जैक्टली। तो उसमें बंदा क्या रिकॉर्ड करे। तो कुछ अरसा गुजरा, मैंने कहीं से अरेंज किए, फिर मैंने गाना इसको रिकॉर्ड किया, फिर इसको कंपोज किया, फिर रिलीज कर दिया। तो ये सबसे पहला गाना था जो आपने किया, या इससे पहले भी गाने वैसे गाते रहते थे या लिखते रहते थे? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ, लिटरली। मुझे ये भी नहीं पता था मैं गा सकता हूँ। अच्छा। तो एक गेट टुगेदर था घर में ही, हम लोग के कजन्स वगैरह इकट्ठे हुए होते थे। तो तब आतिफ असलम, बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स होते थे, तो आतिफ असलम को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था मैं। कजन्स इकट्ठे होते थे तो वो गाना गाते थे, गेट टुगेदर में होता है ये सारा। हाँ। तो उनको देख के मेरा भी दिल करता था यार, अच्छा मेरा भी दिल करता है मैं भी गाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इसको बाद में एज अ कैरियर परस्यू कर सकता हूँ। तो पहला गाना जो मेरा था वो मैंने 2014 में रिलीज किया था। अच्छा। वो भी मैंने खुद ही लिखा था और कंपोज किया था। याद है क्या था गाना? गाना थोड़ा सा गुनगुना के अगर हमें सुनाए आप। कभी ना कभी तो तुझको याद मैं आऊंगा, पुरानी यादों से दिल को बहलाऊंगा। कभी ना कभी तो तुझको याद मैं आऊंगा, पुरानी यादों से दिल को बहलाऊंगा। तेरा दर कभी ना छोड़ूंगा, दिल कभी ना मोड़ूंगा, मरने के बाद भी तेरा साथ न छोड़ूंगा। रात हो न पाएगी, सांस थम जाएगी, होंगे हम इतने पास, नींद उड़ जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने लिखा। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है। जॉनरा किस तरह का पसंद है? मुझे लग रहा है बहुत इंटेंस और बहुत इस तरह का जॉनरा आपको पसंद है जिस तरह के आपने बनाए हैं गाने। मुझे सारे जॉनरास पसंद है म्यूजिक में, लेकिन जो पर्सनली मुझे जिसमें सुकून मिलता है वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, ठीक है। वो ज़्यादा हमारी आजकल की जो यंगस्टर्स हैं वो सुनते नहीं हैं, लेकिन मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सुकून आता है। और जब मतलब डिफरेंशिएट अगर किया जाए, मतलब आजकल की यूथ का अगर देखा जाए तो वो इतना इस साइड पर नहीं जाता, वो हिप हॉप और साइड बाकी जो लाउड म्यूजिक होता है उसकी तरफ जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो अब सोशल मीडिया पे हम लोगों का हाथ है और पूरी दुनिया को हम लोग देख रहे होते हैं। हिप हॉप, पॉप, अब तो बहुत सारे डब स्टेप और बहुत सारे नए जॉनर्स आ गए हैं म्यूज़िक के, इसीलिए देखा देखी है। हमारी जनरेशन कुछ ऐसी है कि बस जो उन्हें चल रहा होता है फील्ड के अंदर वो उसी को अपना लेते हैं और उसी को करना शुरू हो जाते हैं। अपनी बेसिकली जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक होता है वो तो किसी भी म्यूजिक की बेस है। अच्छा। अगर वो आप उसके ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं, आप किसी किस्म का भी म्यूजिक कर सकते हैं, मुझे तो ये लगता है। तो आपने मतलब अभी तक कितनी देर रियाज करते हैं घर पे? अगर खुद ही आप प्रैक्टिस कर रहे होते तो कितनी देर करनी पड़ती है? मैं बिल्कुल भी रियाज नहीं करता। क्यों? स्पेसिफिकली मैं नहीं बैठता रियाज करने के लिए, बस ये होता है कि मैं गाता रहता हूँ हर वक्त। अच्छा। वो हारमोनियम पकड़ के उस तरह से मैं रियाज नहीं करता, लेकिन मैं हर वक्त कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता हूँ बाथरूम में भी। और क्योंकि किसी भी सिंगर की जो इब्तिदा होती है वो बाथरूम से ही होती है, बाथरूम सिंगर कहलाते हैं सारे। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता है कुछ सीरियस हो जाते हैं और कुछ छोड़ के बाजी की दुकान पे बैठ जाते हैं। ठीक है। शहरोज, कौन सा सिंगर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है? हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेजेंड्स इस टाइम मौजूद हैं, हमें चाहिए उनकी कदर कर लें। इससे पहले देर हो जाए, एक गाना है खमाज सावन भी तो सबका ज़मानत अली जी का, मैं वो पेश करना चाहते हैं। ज़रूर। प्यार तुम्हें कितना
करते हैं। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे जब हम ना होंगे तो पहरवा। बोलो क्या तब आओगे मोरा सैया, मुँह से बोले ना मोरा सैया, मुँह से बोले ना। हो मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा सैया, मुँह से बोले ना। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत। इनके अलावा और कौन से सिंगर्स पसंद है? मतलब बहुत बेतहाशा हमारे पास असासा मौजूद है जिनकी क्या कमाल आवाज़ है। यूनिक आवाज़ जिनमें से आतिफ असलम, नुसरत अली खान साहब। अच्छा, इन दोनों की कंपटीशन नहीं हो सकता इन दोनों का। बिल्कुल ऐसे ही है। नुसरत साहब का एक अपना लेवल है और आतिफ भी हमारे लेजेंड है, तो इन दोनों की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अच्छा, तो क्या लगता है अगर नए टैलेंट के बारे में देखा जाए तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन क्या उन्हें वो प्लेटफॉर्म या उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आगे बढ़ने के लिए? अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाती उन्हें, क्योंकि हम लोगों का इस वक्त रुझान महंगाई की तरफ है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, टैबूज हैं सोसाइटी के हमारी जो यंगस्टर्स हैं उस तरफ लगे हुए हैं। और मुझे लगता है म्यूज़िक एक ऐसी पावरफुल चीज़ है, ये यूथ को ड्रग्स से रोक सकती है और बहुत सारे जो उल्टे सीधे काम है उससे रोक सकती है। और हम लोग की गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए कुछ करे। और लाहौर न्यूज़ का थैंक यू करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने मुझे चांस दिया। मैं जिस तरह आपको ब्रेक में बताया था कि 4 साल बाद मैंने दोबारा से कैरी किया है इसको। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको क्या लगता है सोशल मीडिया के थ्रू कितना लोग जो फेमस हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं? मतलब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म इस लिहाज से कितना अच्छा है? सोशल मीडिया के पे भी आपको अपनी प्रमोशन के लिए बेसिकली आपके पास पैसे होने चाहिए। ये चीज़ हम इसको एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये चीज़ है। और हम लोग के जो जिस तरह के लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं हम लोग पाकिस्तानी, बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन म्यूज़िक की तरफ थोड़ा सा रुझान कम है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे जो गाने वाले, बहुत सारे मेरे अपने सर्कल में बहुत ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में मैंने ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी। तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़े अच्छे भी लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे पास सपोर्टिव, हमारे सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमेशा। शहरोज़ खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे एक और जाते जाते गाना सुनेंगे और अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आवाज़ है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। उम्मीद करती हूँ जनाब कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। जाते जाते शहरोज़ से एक और गाना सुनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सालों में आए जवाब हमने तेरे सवालों के ख्वाबों की डोर टूटे ना यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार।